बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। बेसिकली अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर चार्ज स्टोर हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनमें से एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि जिसमें दो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं, जिनमें दो सिलेंडर होते हैं, एक का रेडियस कम होता है और एक का ज़्यादा। तो छोटा सिलेंडर बड़े सिलेंडर के अंदर पड़ा होता है। और इसी तरह स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, एक बड़ा सफ़ियर और एक छोटा सफ़ियर, और छोटा सफ़ियर बड़े सफ़ियर के अंदर पड़ा होता है। तो दो कंडक्टर ज़रूरी हैं कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि एक पावर सप्लाई है, बैटरी है V वोल्ट की, और उसका पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर की एक प्लेट से जोड़ा गया और नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट से जोड़ा गया है एक स्विच के थ्रू। जो ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इधर से दूसरी जो प्लेट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिपेल होता है और वो इस पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, तो दूसरी प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टोर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तीसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा पॉजिटिव चार्ज, एंड सो ऑन, ये चार्ज ऐड होते रहते हैं। अब हर नए आने वाले चार्ज को आगे मौजूद जो चार्ज है वो चूँकि सेम पोलैरिटी का होता है, उससे अपोजिशन होती है। मिसाल के तौर पर ये नेगेटिव चार्ज अगर जा रहा है तो आगे जितने नेगेटिव चार्ज स्टोर हैं वो इसे रिपेल करेंगे। तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, और वो वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर। तो इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को बाद में हम यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो जो चार्जेस की तादाद बढ़ती रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऐड होते रहते हैं, तो इस तरह से दोनों प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस के फ़र्क की वजह से क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्लेटों के दरमियान में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इन दोनों प्लेटों के दरमियान में वैक्यूम है। ये सारी स्पेस जो है ये खाली है, वैक्यूम है या एयर है। तो इस सूरत में हम लिख सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना चार्ज एक प्लेट पे स्टोर होगा उतना ही अपोजिट चार्ज दूसरी प्लेट पे स्टोर होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा दोनों प्लेटों पे, उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस में इजाफा होता जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो हर कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत मौजूद होती है, और जितनी सलाहियत होती है उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ये जो है ये कैपेसिटेंस है। तो C जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, ये कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मींस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत। कैपेसिटेंस को हम जो है वो चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। C इज़ इक्वल टू चार्ज स्टोर ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस के जो यूनिट होते हैं वो इक्वल होते हैं चार्ज की यूनिट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। मीन्स C के जो यूनिट होंगे वो इक्वल होंगे Q की यूनिट डिवाइडेड बाय V की यूनिट। अब Q के जो यूनिट है वो क्या है, वो हैं Q की यूनिट है कूलम, और डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट कूलम है, सॉरी, और V के जो यूनिट हैं वो वोल्ट हैं। तो कूलम पर वोल्ट बन जाता है। तो कूलम पर वोल्ट को हम कहते हैं फैरेड। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट हम डिफ़ाइन करते हैं वो फैरेड होता है, और 1 फैरेड उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जिसकी किसी एक प्लेट के ऊपर अगर 1 कूलम चार्ज रखा जाए तो उसके दोनों प्लेटों के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो ये कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत है जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, और इसकी यूनिट है फैरेड। फैरेड एक बड़ा यूनिट है।
अमूमन जो आपको कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो माइक्रो फैरेड या मिली फैरेड में होते हैं, मीन्स 10⁻⁻6 फैरेड और 10⁻³ फैरेड, या छोटे कैपेसिटर पिको फैरेड में भी होते हैं 10⁻12 फैरेड। तो फैरेड जो है ये कैपेसिटेंस का यूनिट है, और कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत। अब कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि प्लेट्स के एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है, जो इस केस में तो वैक्यूम है लेकिन हम कोई इंसुलेटर मीडियम इसके दरमियान रख सकते हैं, उस पर डिपेंड करती है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करती है। ये हम आगे प्रूव भी करेंगे कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक रखें, डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर को कहते हैं, दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक रख दें दोनों प्लेट्स के दरमियान में, इंसुलेटर रख दें, तो कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, जैसे वुड हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, या फिर जो है ना रबर हो सकती है, या इस तरह का कोई भी इंसुलेटर रख दें, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है कि जो ही हम इस दोनों प्लेटों के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के दरमियान में फॉल करेगा, मींस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो गया, तो इस वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं एक दूसरे के। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर सेम रहेगा, जो आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्यों सेम रहता है। अब हम ये निकालने लगे हैं कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके लिए हम पहला फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, जो हम फार्मूला पीछे निकाल चुके हैं, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो माइनस डेल्टा V की जगह यहाँ पे हमने V पुट कर लिया है। V वोल्ट मींस दोनों प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है, और D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन एनी ऑफ द प्लेट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला जो हमने गाज़िस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज़ हो सकती है, क्योंकि ये कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। तो टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने गाज़िस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में निकाला था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसमें सिग्मा की ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से पुट कर दें तो ये आ जाएगा Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूले हो गए हैं। एक हमारे पास है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल से V ओवर D, और एक हमारे पास है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को हम अगर कंपेयर कर लें तो हमारे पास V ओवर D इज़ इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। तो V को Q के नीचे ले जाएं, V जब इस जगह पे आ जाएगा Q के नीचे, तो ये हमारे पास Q ओवर V बन जाएगा कैपेसिटेंस का फार्मूला। तो Q ओवर V की जगह नेक्स्ट स्टेप में हम कैपेसिटेंस लिख देंगे इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इक्वेशन 1 में C इज़ इक्वल टू Q ओवर V था। तो वैक्यूम की मौजूदगी में जब दोनों प्लेटों के दरमियान में कोई मीडियम मौजूद ना हो, तो उस वक्त कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो ये विदाउट एनी मीडियम है। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। अब अगर हम दोनों प्लेटों के दरमियान में अगर डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, और इसकी रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम कोई मीडियम रखते हैं तो मीडियम की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो कितनी ज़्यादा हो जाती है, वो इक्वल होती है C मीडियम इज़ इक्वल टू मीडियम की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस है
मैं Cm लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू C वैक्यूम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस, जिसका ये फार्मूला लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, जो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाता है। जो मीडियम हमने इंसर्ट किया है दोनों प्लेट्स के दरमियान में, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर कहलाता है, जो रिलेटिव परमिटिविटी भी इसे कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो मीडियम की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है तो वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बजाय ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करने के। तो मीडियम की मौजूदगी में जो फार्मूला है कैपेसिटेंस का वो इक्वल है कि जो वैक्यूम की मौजूदगी में फार्मूला था वो ये था, सॉरी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर आर था और ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और जब हम उसे एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीडियम की मौजूदगी में फार्मूला बन जाता है। तो सी मीडियम इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय सी वैक्यूम। तो मीडियम की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस होती है वो वैक्यूम के मुकाबले में बढ़ जाती है एक फैक्टर से जिसे एप्सिलॉन आर कहते हैं। यहाँ पे मीडियम लॉन्ग लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने VAC फॉर वैक्यूम लिख लेना है। तो मीडियम की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम के मुकाबले में कितनी बढ़ गई है, एप्सिलॉन आर बढ़ गई है। और हर इंसुलेटर मीडियम का जो एप्सिलॉन आर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो इस वजह से इंसुलेटर रखने से हमेशा कैपेसिटेंस में इजाफा होता है। तो इसकी मौजूदगी में, मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, और अदरवाइज वैक्यूम के लिए फार्मूला होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो आप देख लें कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि मीडियम की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रही है ए एरिया ऑफ द प्लेट के ऊपर, एप्सिलॉन आर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर, और डिवाइडेड बाय डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के ऊपर। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने निकाला है, लेकिन बाकी कैपेसिटर्स के लिए भी इन जनरल यही कंक्लूजन है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो चीज़ों की रेशो है। इट इज़ द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद वैक्यूम एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये एप्सिलॉन आर जो है हम ऊपर वाली इक्वेशन से लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये दो चीज़ों की रेशो है सिमिलर क्वांटिटीज़ की, कैपेसिटेंस विद मीडियम एंड कैपेसिटेंस विदाउट मीडियम। तो इसके कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि कैपेसिटेंस के यूनिट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कट जाते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि क्यों बढ़ती है कैपेसिटेंस जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं दोनों प्लेट्स के दरमियान में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट्स मिलती रहें।